हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडेज 12 अक्टूबर। चलिए देखते हैं आज क्या था। थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेक्चर आज। एक तो पेज वन पे था इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में। ये लॉन्च किया फॉर्मली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या होगा ये होगा बेसिकली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, जिसमें बोथ सेक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे। एक ऐसी इंडस्ट्री बॉडी क्रिएट की जाएगी जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स जो हैं इंडियन स्पेस डोमेन के, चाहे वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे वो फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, सब इसका एक पार्ट बनेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कहते हैं कि इंडिया ने स्पेस सेक्टर में ग्रोथ तो बहुत की है, मगर हमेशा जो इसका श्रेय है या सेंटर स्टेज पे जो रहा है वो कौन है? इसरो रहा है। अब क्या हुआ है, डिमांड उठने लगी है। जैसे यूएस में आपने देखा कि प्राइवेट पार्टीज बहुत पार्ट लेती हैं स्पेस प्रोग्राम्स में, वैसे ही ग्लोबल और जो डोमेस्टिक है, उन्होंने अब पार्टीज ने इंडियन स्पेस डोमेन में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? ज़्यादातर उनका मेन फोकस है स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन पे। अब ये ज़रूरी होता है हमें पता करना स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। इट इज़ बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे सैटेलाइट इंटरनेट से? कहते हैं ये सैटेलाइट इंटरनेट जो है ना, ब्रॉडबैंड इंक्लूजन के लिए, अगर हमें चाहिए रिमोट एरियाज़ में या स्पार्सली पॉपुलेटेड लोकेशंस में जहाँ पे टेरेस्ट्रियल नेटवर्क नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे हमें सैटेलाइट इंटरनेट काम करेगा। आपसे अगर प्रेम से पूछा जाता है कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या आज तक इंडिया में यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट आ जाती है नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। आज भी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस यूज़ हो रही है इंडिया में, बट लिमिटेड है, यूज बाय ओनली कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और वो भी इमरजेंसी यूज़ के लिए करते हैं। अभी फिलहाल की बात करें तो इंडिया के पास 3 लाख सैटेलाइट कम्युनिकेशन कस्टमर्स हैं। कंपेयर करें यूएस के साथ, तो यूएस के पास 45 लाख हैं, 21 लाख यूरोपियन यूनियन में है। तो ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट इंटरनेट अभी फिलहाल यूज़ नहीं हो रहा है। तो इन स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा इन प्रेजेंट्स। पेज टू पे था देश का मेंटर प्रोग्राम। ये थोड़ा सा आपके लिए फॉर्डर की तरह काम करेगा कि क्या गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है स्टूडेंट्स को, क्या हेल्प करी जा सकती है हमारे आज के यूथ को। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, देश के मेंटोर। इसमें क्या है कि मेंटोर जो होंगे वॉल्टियर्स होंगे अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से, जो रोज़ अपना थोड़ा सा टाइम देंगे। टीनेज रिलेटेड इश्यूज 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों से वो बात करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा 9th क्लास में आते ही बच्चों के क्या है, थोड़े इमोशनल फिजिकल नीड्स चेंज हो जाते हैं। कई प्रेशर्स उनके ऊपर आते हैं। फैमिली का प्रेशर होता है, साथियों का प्रेशर होता है, स्टडी का प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर होता है। तो उनको उस टाइम कोई चाहिए कि जिनसे वो बात कर सकें। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है देश के मेंटोर। ये आपके लिए फॉडर की तरह काम करेगा। एक पेज टू पे था कि न्यूज़ थी कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने कहा है कि अब हम सेग्रीगेट वेस्ट उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे, फाइन लगाएंगे। वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें टर्म थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ये क्या है? इस रूल्स ने रिप्लेस किया था म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को 2000। ये याद रखिएगा। अब क्या है कि ये जो रूल्स हैं ये बियॉन्ड म्युनिसिपल एरियाज भी लगेंगे। इसका मतलब उन्होंने दूसरी अर्बन एग्लोमरेशंस, सेंसस टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, उन सबको भी इंक्लूड कर लिया अपने अंदर। ठीक है? उनका फ़ोकस क्या है मेन? उनका फ़ोकस है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स। मतलब जो भी कूड़ा डाल रहा है वो पहले अपने यहाँ ही उसको सेग्रीगेट करे। दूसरा उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है मैन्युफैक्चरर्स पे कि वो डिस्पोज़ ऑफ करें सैनिटरी एंड पैकेजिंग वेस्ट। यूज़र फ़ी लगाई है फॉर कलेक्शन, और डिस्पोज़ल एंड प्रोसेसिंग फ्री फ्रॉम बल्क जनरेटर, ये भी लगाया उन्होंने। ये इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ने इसके लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी भी बिठाई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है किसके अंदर है ये। अच्छा, रूल्स क्या है सेफ ट्रीटमेंट टू लीगेसी वेस्ट के? कि बायो रेमेडिएशन होगा, बायो माइनिंग होगा। आपने देखा होगा ओपन डंप साइट्स होती हैं। आपने दिल्ली में अगर देखा हो, दिल्ली के बॉर्डर्स पे कूड़ा होगा, पहाड़ बने हुए हैं। तो ऐसी ओपन साइट्स पे बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग की जाएगी। ठीक है? अगर हम बात करें साफ-सफाई की, तो हमारा आर्टिकल 51 है एजी, फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी कि हम प्रोटेक्ट करें, अपना इम्प्रूव करें नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ। तो हमारे पास हमें कंपैशन भी होना चाहिए जीव-जंतुओं के लिए। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है। पेज 3 पे बायोडिकम्पोज़र के बारे में था, पेज 1 पे भी था। ये बेसिकली हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अब हो सकता है कोई नए बच्चे आए हों तो उनको पता चले। ये एक सॉल्यूशन है, मतलब उसको स्प्रे किया जाएगा फील्ड्स पे, तो ये डिकम्पोज़ कर देगा स्ट्रॉ को। और स्टबल जो फार्मिंग आपने देखा होगा बर्निंग की जाती है, पराली जलाना जो कहते हैं बेसिकली, ये उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मैन्योर। ठीक है? ये डेवलप किया है पूसा इंस्टीट्यूट ने, और ये वीक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसको पानी में डाल के सॉल्यूशन क्रिएट होता है और उसके बाद इसको स्प्रे किया जाता है। 5th अगस्त का लेक्चर थोड़ा-सा सुन लेना, थोड़ा-सा अगर आपकी इच्छा हो तो। उसके बाद एडिटोरियल पे था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। थोड़ा-सा इस बात को सुनिएगा। जैसे आपने देखा होगा प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स की बातें पूछी जाती हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो उन्होंने वोट किया है, उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा नहीं किया जाएगा। बेसिकली उनका मतलब था कि ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें। तो इसका मतलब अगर आरबीआई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा कर देता है,
दैट मीन्स वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो तो हमेशा पॉइंट ये होता है कि आरबीआई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक ने ऑब्जेक्शन उठाई है, वो चाहते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, कम ना किया जाए या सेम ना रखा जाए क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा है, इन्फ्लेशन हुआ है। दैट मीन्स अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा, लोगों के पास कम ब्याज में पैसा आएगा, ज़्यादा खर्चेंगे तो इन्फ्लेशन होगा। और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ा देगी। ये इंपॉर्टेंट था। एडिटोरियल में पेगासस के बारे में था। अगर हम सोचें कि एक दिन में हम पेगासस के बारे में एक लेक्चर में सब समझ लें, ऐसा नहीं हो सकता। एक एडिटोरियल से आप कभी भी पेगासस का आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी हमने डेट से रखी है कि एडिटोरियल डिस्कशन जो स्पाईवेयर पेगासस जर्नलिस्ट पे होना गलत है या इलीगल है, इंडिया के लॉ क्या कहते हैं, वो 20 जुलाई और 21 जुलाई को सुनिएगा। पेगासस का हम कंक्लूजन पॉइंट क्या लिखेंगे वो 30 जुलाई को सुनिएगा। एक पेगासस को लेके फॉर्दर पॉइंट्स हमने एडिटोरियल डिस्कशन की थी कि इंडिया कैसे सिग्नेटरी है टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये 3 अगस्त को सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। उसके बाद एक एडिटोरियल था कि थोड़ा सा सत्यार्थ प्रकाश उनका था, तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, नॉवल पीस वैसे ही मिला हुआ है इनको। और हम ऑलरेडी इनकी 2-3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी था, वो भी देखते हैं कि पेंडेमिक ने हमें असली अपनी औकात दिखा दी है, हमें बता दिया कि कितने लूप होल्स हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, और हमें इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें इसे लेसन को लर्न करना पड़ेगा और हमें चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए कि वो डिक्लेयर करें हेल्थ केयर को एक फंडामेंटल राइट। ये इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, सुनिए अब क्या इम्पैक्ट पड़ा है गलत हेल्थ सिस्टम का हमारे। अगर हम फार्मर्स की बात करें तो हम जानते हैं कि फार्मर्स जो है हमारे प्रोटेक्टर्स ऑफ अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। कैसे? क्योंकि हमें वो अनाज देते हैं, अनाज आ रहा है तो हम जी रहे हैं। अनाज मीन्स सब कुछ खाने की आइटम्स की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम उनकी बात करें तो वो हमेशा एक ऐसे कोने पे रहे हैं जहाँ उनके खुद के राइट्स और खुद की वेलबींग की अगर बात करें या उनकी फैमिलीज़ की वेलबींग की बात करें तो वो हमेशा सफ़र करते आए हैं। क्योंकि अगर कोई इलनेस हो जाती है तो हमने देखा है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स हैं, माइग्रेंट हैं या सीजनल वर्कर्स की बात की जाए तो वो कर्ज के नीचे दब जाते हैं, क्योंकि उनको जब मेडिकल कॉस्ट जो इतनी हाई आती है उनको पे करना पड़ता है अपनी लिमिटेड अर्निंग से, तब वो उनको कर्जा लेना पड़ता है और वो कर्ज के दबे दब जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम्स की बात करें तो वो वैसे ही उनकी तक नहीं पहुंचती है, और जो है भी वो सिर्फ पेपर तक ही सीमित रहती है, उन तक नहीं पहुंचती है। तो इसलिए अगर हम राइट टू हेल्थ अगर हम प्रोवाइड करा पाएंगे और सिंपल, ट्रांसपेरेंट और क्वालिटी मैनर में, और तो हम बड़ा अच्छा उनके लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हम बात करें इसका इम्पैक्ट तो वुमेन पे हमने देखने को मिला है, क्योंकि वुमेन में हमारे को हमने देखता है कि डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन है उनका। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो टैबू है, मतलब पुराने के ख्यालात जो चल रहे हैं और पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है हमारी, वो हमारे लीड करती है वुमेन को टू बेयर सफरिंग्स, ठीक है। और सोशल इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी हैं जो उनको प्रिवेंट करते हैं कि वो फ्रीली ओपनली असेस कर सके हेल्थ केयर। प्लीज़ जो सिटीज़ में रहते हैं वो ये मत सोचिएगा कि यार आपने कभी ऐसा नहीं देखा, गांव कूचों में, छोटे शहरों में आज भी ये हालत है। तो राइट टू हेल्थ क्या होगा, उससे रीच होगा वुमेन को, जहाँ भी और जब भी उनको ज़रूरत होगी वो एसेस कर सकती हैं। उसके बाद हम चिल्ड्रंस की बात करें, जो चिल्ड्रंस बेचारे पुअरेस्ट सोसाइटी से आते हैं या मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, उनको बेचारे वो बड़े ही हज़ार्डस सिचुएशंस में होते हैं, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, चाहे वो माइंस हों, ब्रिक क्लेन्स हों या फैक्ट्रीज़ हों। उनको स्कूल्स में नहीं डाला जाता, ना ही वो किसी भी चीज़ को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स उनकी फैमिली की ऐसी होती हैं। और ज़्यादातर तभी होती हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस उनके हो रहे होते हैं, चाहे वो माँ बाप की तबीयत ख़राब हो या किसी की भी तबीयत ख़राब हो, इस वजह से उनको इन कामों में डाला जाता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, वो भी हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ। हमें इमीडिएट अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ के साथ एक इम्पैक्ट पड़ेगा, मेजरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा फैमिली की सेविंग्स पे। जितनी सेविंग्स होंगी उतनी आपको पता है कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जॉब क्रिएशन में हेल्प होगी, और लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा ये इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल सिक्योरिटी के लोगों के लिए, ठीक है। उस पर एक एडिटोरियल पे था क्लाइमेट। हम बहुत आज लंबा लेक्चर है तो मैंने इसलिए डेट्स नहीं दी, क्योंकि आपको पहले ये सुनना होगा, 1-2 लेक्चर्स और सुनने होंगे। बहुत बार डिस्कस किए हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो वो कमेंट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमने नेट ज़ीरो, इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या है, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या वर्ल्ड का सिनेरियो, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। पेज 10 पे था, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो एनजीटी है उसके पास पूरी पावर्स हैं कि वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सुओ मोटो भी ले सकता है, मतलब खुद से भी कोई इनिशिएटिव लेना है तो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई फाइल आएगी और उसके अंदर पास कोई केस आएगा तभी वो ले सकता है, वो खुद से भी कोई ना कोई केस उठा सकता है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला है जिन जिनको, ये नोट डाउन कर लेना।
कुछ नहीं पता आजकल यूपीएससी कुछ भी पूछ रहा है तो नोट डाउन कर लेना, हमने पहले भी देख लेते हैं नोबेल प्राइजेस क्या क्या किसी को मिले हैं। उसके बाद एक बिजनेस पेज पे था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इंडिया को इनवाइट किया कि आप वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, जिससे हम सबको पता है कि आप हमारे फुल टाइम मेंबर बन जाइए। तो इसका मतलब पहली बात तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इंडिया फुल टाइम मेंबर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें अपना जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो 90 डेज रिक्वायरमेंट तक रखना पड़ेगा। आज के टाइम की बात करें तो हमारा ऑयल रिजर्व जो है वो 9.5 डेज का रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 2017 में इंडिया एसोसिएट मेंबर ज़रूर बन गया था, वो अलग बात है। ये सब पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पेज पे था कि जो सैटेलाइट बेस्ड और टेरेस्ट्रियल टेलीकॉम सर्विसेज है उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड डिमांड्स रखी हैं रेडियो स्पेक्ट्रम पे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है प्रीलिम्स के लिए कि सी बैंड और के बैंड जो है वो स्पेस बेस्ड हो या टेरेस्ट्रियल टेलीकम्युनिकेशन हो, दोनों में काम करती है सी बैंड और के बैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और स्पेक्ट्रम वेव्स के बारे में किसी ने जानना है डिटेल अलॉन्ग विद ग्राफ 7/5। बिजनेस पेज पे था, क्रूड ने ड्राइव करे हैं, रूपी को लोअर कर दिया, क्रूड के प्राइसेस क्योंकि बढ़ गए हैं और बॉन्ड यील्ड्स को भी उन्होंने हर्ट किया है। इसका मतलब क्रूड के प्राइसेस हों चाहे किसी की बात भी हो तो वो इम्पैक्ट इन चीज़ों को करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप सबने अपने हमने जो प्रीलिम्स 2021 का एनालिसिस किया वो सुन लिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।